सोचिए, साल 1925 है, उम्र 30 साल। जिस कंपनी को एक गराज में अपने हाथों से, अपने खून पसीने से खड़ा किया हो, आज उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीच मीटिंग में पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है। ये तो किसी को भी तोड़ देने वाली बात है। बिल्कुल। एक आम इंसान के लिए ये पल डिप्रेशन में जाने या जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसने के लिए काफी है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद घर बैठकर रोने के बजाय नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। सही कहा। और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। हाँ, जैसे उस लड़के के बारे में सोचिए जिसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से ये कहकर बाहर कर दिया गया कि उसकी हाइट कम है, वो कभी अच्छा नहीं खेल सकता। उस लड़के का नाम माइकल जॉर्डन था। अरे वाह, क्या बात है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम किसी मोटिवेशनल या प्रेरणादायक कहानी की बात नहीं करने वाले हैं। हमारे पास मास्टरिंग द ग्रोथ माइंडसेट और द ग्रोथ माइंडसेट नाम के दो बहुत ही शानदार लेख हैं, और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जब दुनिया के सबसे सफल लोग हारते हैं तो उनका रवैया क्या होता है। ये बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। हम उस मनोवैज्ञानिक तंत्र की चीरफाड़ करेंगे जो एक इंसान की सबसे बड़ी हार को जीत में बदल देता है। आखिर वो कौन सा फर्क है जो एक भयानक असफलता को दीवार के बजाय एक सीढ़ी बना देता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई जादुई चीज नहीं है। अक्सर लोग जब जॉब्स या जॉर्डन की बात करते हैं तो वे इसे केवल हौसले या जुनून का नाम दे देते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जिन स्रोत सामग्रियों का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वे इस धारणा को पूरी तरह से पलट देती हैं। असल में ये सारा खेल हमारे दिमाग की वायरिंग का है। दिमाग की वायरिंग मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें इंसान की सोच को मुख्य रूप से दो स्पष्ट हिस्सों में बांटना होगा। दुनिया में दो तरह के माइंडसेट काम करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, फिक्स्ड और ग्रोथ। हाँ, और जब तक कोई इंसान इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझता, वो अनजाने में उसी भीड़ का हिस्सा बना रहता है जो हारने के बाद सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देती है। और मुझे लगता है कि यहीं से हमारी आज की ये गहन चर्चा बेहद दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ नजरिए की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि इंसान अपनी पहचान को कैसे देखता है। सही कहा आपने। इस फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के अंतर को बहुत ही बारीकी से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शानदार कहानी दी गई है। अर्जुन और समीर नाम के दो दोस्तों की कहानी। हाँ, वो कहानी इस पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस कहानी को एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह देखते हैं। कल्पना कीजिए, अर्जुन और समीर दो गहरे दोस्त हैं। दोनों को बचपन से ही कला का, पेंटिंग और ड्राइंग का जबरदस्त शौक है। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और स्कूल की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की ड्राइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। दोनों को पूरा यकीन है कि वे जीतेंगे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि वे दोनों ही बुरी तरह हार गए हैं। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। बिल्कुल, क्योंकि घटना एक ही थी, हार, लेकिन उस हार ने दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग अलग केमिकल रिएक्शन पैदा किए। अगर हम सबसे पहले अर्जुन के दिमाग के अंदर झांकें तो हमें फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिलता है। हारने के ठीक 1 सेकंड बाद अर्जुन के दिमाग ने क्या प्रोसेस किया? मुझे लगता है उसने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया होगा। एकदम सही। उसने सोचा, मैं हार गया, इसका मतलब है कि मेरे अंदर वो पैदाइशी टैलेंट है ही नहीं। ओहो, मतलब उसने हार को अपनी पहचान बना लिया। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। ये इंसान के हर काम को उसकी काबिलियत का अंतिम टेस्ट बना देता है। अर्जुन को लगा कि कला कोई ऐसी चीज है जो या तो जन्म से होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये तो बहुत ही सीमित सोच है। बिल्कुल। इस एक विचार ने उसके अंदर इतना गहरा डर और शर्म पैदा कर दी कि उसने जिंदगी में फिर कभी ड्राइंग ब्रश को हाथ नहीं लगाया। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर मैं एक तुलना के बारे में सोच रही हूँ। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट को समझना चाहें तो उसे एक बंद बक्से की तरह मान सकते हैं। मतलब बक्से में जितनी जगह है उतना ही सामान आ सकता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट किसी बंद बक्से की तरह नहीं, बल्कि एक मांसपेशी या मसल की तरह है। जैसे कसरत करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही मेहनत से टैलेंट बढ़ता है। समीर की सोच बिल्कुल इसी मांसपेशी की तरह थी। ये मांसपेशी वाला एनालॉजी वाकई इस पूरी प्रक्रिया को साफ कर देता है। समीर ने भी वही हार झेली थी, लेकिन उसके दिमाग ने उसे एक बंद दरवाजा नहीं माना। तो उसने उस हार को कैसे लिया?
उसने ये नहीं सोचा कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। उसने खुद से कहा, मैं अभी इस प्रतियोगिता को जीतने लायक नहीं बन पाया हूं। बस ये एक शब्द अभी। हाँ, ये अभी तक नहीं या नॉट येट वाले विचार ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। समीर ये समझ गया कि जो चीज आज नहीं आती उसे कल सीखा जा सकता है। वो रोज प्रैक्टिस करता रहा और आगे चलकर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना। मतलब अर्जुन और समीर के टैलेंट में कोई फर्क नहीं था, असली फर्क सिर्फ उनकी सोच में था। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है कि सफलता जन्मजात टैलेंट से नहीं, सीखने की इच्छा से तय होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट बनना चाहती हूँ। हम कह रहे हैं कि टैलेंट में कोई फर्क नहीं था, सब माइंडसेट का खेल है, लेकिन क्या सच में जन्मजात टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी पॉजिटिव सोच रख लूं, मैं उसेन बोल्ट को 100 मीटर की रेस में कभी नहीं हरा सकती। उसकी शारीरिक बनावट मुझसे अलग है। तो फिर माइंडसेट और असलियत के बीच की ये लकीर कहाँ खिंचती है? देखिए, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये अंधविश्वास नहीं है कि हर इंसान उसेन बोल्ट बन सकता है। विज्ञान भी मानता है कि जेनेटिक्स और शुरुआती टैलेंट सबका अलग अलग होता है। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें ये नहीं बताता कि हमारा अंतिम मुकाम क्या होगा। ये बताता है कि हमारा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, हम वहां से कितना आगे जा सकते हैं। और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान काम आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की वो क्षमता है जिससे वो अपने अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। अच्छा, तो ये शारीरिक रूप से होता है? बिल्कुल। जब समीर अपनी ड्राइंग में फेल होने के बाद दोबारा ब्रश उठाता है और कोई मुश्किल स्ट्रोक लगाने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होते हैं। जब वो गलती सुधारता है तो उन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम के पदार्थ की परत चलने लगती है। माइलिन? हाँ, और ये माइलिन परत जितनी मोटी होती है, वो काम उतना ही आसान और तेज हो जाता है। यानी जब हम कहते हैं कि इंसान टैलेंट को बढ़ा सकता है, तो ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये एक जैविक सच्चाई है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। इसका मतलब असफलता सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि वो दिमाग की कसरत का पल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम इस थ्योरी को असल जिंदगी के ऐतिहासिक उदाहरणों से जोड़ें, तो थॉमस एडिसन की याद आती है। एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते समय 10,000 बार फेल हुए थे। जी हाँ, 10,000 बार। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि 10,000 बार फेल होने के बाद कोई इंसान पागल क्यों नहीं हो जाता? कोई आम इंसान तो दूसरी या तीसरी बार में ही उम्मीद छोड़ देता है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो एडिसन पागल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो उस काम को अपनी पहचान से नहीं जोड़ रहे थे। मतलब उन्होंने इसे पर्सनल नहीं लिया? नहीं लिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी बार फेल होके आप टूटे क्यों नहीं, तो उनका ऐतिहासिक जवाब था कि उन्होंने बल्ब ना बनाने के 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। वाह, क्या नजरिया है! यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। एडिसन के लिए हर हार एक डेटा पॉइंट था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले के लिए असफलता एक बंद दरवाजा है। लेकिन एडिसन के लिए वो 10,000 असफलताओं की दीवार नहीं थी, वो सीखने का एक मौका था। और यही बात स्टीव जॉब्स पर भी लागू होती है ना? बिल्कुल। 1985 में अपनी कंपनी से निकाले जाने को जॉब्स ने जिंदगी का अंत नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे अपने सबसे रचनात्मक समय की शुरुआत माना। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई इस चर्चा को सुन रहा है, तो वो अपने अंदर ये माइंडसेट कैसे लाए, अपने फेलियर को सक्सेस में कैसे बदले? इसके लिए हमारी स्रोत सामग्री में 3 बहुत ही व्यवहारिक कदम दिए गए हैं। चलिए पहले कदम पर बात करते हैं। मेरे हिसाब से शुरुआत खुद से बात करने के तरीके को बदलने से होती है, यानी अपनी नेगेटिव बातों को बदलना। बिल्कुल, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अक्सर जब हमसे कोई गलती होती है तो हम खुद से कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि मैंने इस बार क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सीख सकती हूँ। एकदम सही। ये आवाज जो कहती है कि मैं बेवकूफ हूँ, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। अच्छा, दिमाग खुद को कैसे बचाता है? जब आप खुद को नाकाबिल मान लेते हैं, तो दिमाग आपको दोबारा वो काम करने से रोक देता है, ताकि आपको दोबारा फेल होने का दर्द न सहना पड़े। अरे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब दिमाग हमें दर्द से बचाने के लिए हमें पीछे खींचता है, और मुझे लगता है कि ये दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब कोई हमारी आलोचना करता है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि लोग अपनी गलतियां सुनने पर गुस्सा क्यों होते हैं, जो कि हमारा दूसरा कदम है, क्रिटिसिज्म या आलोचना को सही तरीके से लेना।
तो बताइए, लोग इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे इसे पर्सनल लेते हैं। हमारे दिमाग में अमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है। इसका काम है हमें खतरे से बचाना। अमिगडाला। हाँ, जब कोई हमारे काम की आलोचना करता है तो हमारा अमिगडाला उसे एक सामाजिक खतरे के रूप में देखता है। इसे मनोविज्ञान में अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अमिगडाला हाईजैक, ये टर्म तो बहुत दिलचस्प है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इस हाईजैक का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन हमें आलोचना को खुद को इम्प्रूव करने का एक फीडबैक मानना चाहिए। मतलब जब कोई गलती बताए तो बचाव करने के बजाय सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे सुधार सकती हूँ। बिल्कुल। और इसी सुधारने की बात से जुड़ा है हमारा तीसरा कदम, सीखने वाले गोल या लक्ष्य बनाना। हम सिर्फ नतीजों के पीछे भागते हैं, जैसे सिर्फ टॉप करना या प्रमोशन पाना। हाँ, और अगर आप सिर्फ नतीजे के पीछे भागेंगे तो रास्ते में मिलने वाली छोटी सी हार भी आपको तोड़ देगी। तो इसका विकल्प क्या है? नई स्किल्स को बेहतर करने का लक्ष्य बनाना। जब कोई इंसान ये तय करता है कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो वो अपने छोटे छोटे प्रयासों की इज्जत करना शुरू कर देता है और तब सोच अपने आप बदलने लगती है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि सिर्फ मंजिल से प्यार मत करो, सफर से और सीखने की प्रक्रिया से प्यार करो। सही कहा। अगर हम स्रोतों के सबसे प्रभावशाली संदेश को दोहराएं तो सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितनी बार गिरता है। तो किस बात पर निर्भर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो हर बार गिरकर कितनी जल्दी वापस उठने का फैसला करता है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। इस गहन चर्चा से ये साबित होता है कि किसी भी पुरानी हार को आज से एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। अगर थॉमस एडिसन और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को दुनिया बदलने वाले आविष्कारों के लिए केवल एक डेटा पॉइंट माना, तो क्या यह संभव है कि आज जिस चीज को कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मान रहा है, वो असल में उसकी सबसे बड़ी जीत की छुपी हुई शुरुआत हो? अगर हार केवल एक भ्रम है और असली चीज सिर्फ सीखना है, तो फिर डरने के लिए बचता ही क्या है? जरा सोचिएगा इस पर।